इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है जब सप्लाई का क्वांटिटी जो है वो किसी एक फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से चेंज होता है। सो व्हेन वी आर सेइंग दैट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर और सप्लायर इज चेंजिंग. The formula is given here as proportionate change in supply by proportionate change in price. ठीक है, proportionate change in supply by proportionate change in price. इसका मतलब क्या हो गया कि कितना परसेंट से आपका प्राइस चेंज होगा तो आपका सप्लाई भी चेंज होगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये डी क्यू बाई क्यू एंड डी पी बाई पी दिया हुआ है, या फिर डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस एंड मल्टीप्लाई पी एंड क्यू जो है इसका मतलब है ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है. मतलब मैं अगर तुमको इस तरह से यहाँ पे समझाऊं कि आपका सपोज जो ओरिजिनल प्राइस है पहले वो 10 रुपीज़ था, ये पहले 10 रुपीज़ था एंड जो सप्लाई है वो सपोज 100 यूनिट्स था, 100 यूनिट्स था. नाउ द प्राइस हैव गॉन अप. ठीक है, द प्राइस हैव गॉन अप टू 12 रुपीज़ एंड द सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग अप टू 120 यूनिट्स. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, ये जो डीपी या ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर अपने को उसको प्लेस करना है देन वी कैन डू इट. डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज 120 माइनस 100 अगर हम लोग करते हैं तो वी विल गेट दैट इंफॉर्मेशन. सो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी विच इज कमिंग एज 20. ठीक है. एंड डीपी इज द चेंज इन प्राइस विच इज 10 रुपये पहले था, अभी 12 रुपया हो गया. सो देर इज अ चेंज ऑफ 2 रुपीज़. सो वी कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाइड विथ ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी. ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना है? ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 था and original quantity हमारा 100 था. So this is how we can find out price elasticity of supply. Here the answer will be 20 divided by 2 multiply 10 divided by 100. So what we are getting is 1. What we are getting is 1. ठीक है, 1 as our chain elasticity of supply. ठीक है, price elasticity of supply. Now moving ahead, there are different kinds of elasticity of supply. The first one is perfectly elastic supply. Perfectly elastic supply. मैं explain करते करते बताता हूँ. Perfectly elastic supply का मतलब क्या हो गया? When the price is constant, if there is a change in supply, it is said to be perfectly elastic supply. It means the supply may increase or decrease without change in price. देखो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, गिविंग यू द एग्जाम्पल थ्रू अ सप्लाई कर्व. सो ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब हो गया इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ. ठीक है, अच्छा, इफ वी ड्रॉ कर्व, एक छोटी सी लाइन ही मैं बनाता हूँ. ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? द प्राइस इज नॉट चेंजिंग इवन इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंजिंग. सो ये मेरा प्राइस जो है ना ये कांस्टेंट है एंड जो मेरा क्वांटिटी है इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है, लाइक दिस. सो इट इज गोइंग इन दिस आइदर ऑन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. या तो सप्लाई घट रहा है या फिर सप्लाई बढ़ रहा है. ठीक है. सो ये मेरा क्वांटिटी हो गया, इस तरफ मेरा ये क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है. एंड दैट इज वाई यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना वो इन्फिनिटी है. सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी या सॉरी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब हो गया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपका इन्फिनिटी होता है. देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच आवर सप्लाई कैन चेंज. नाउ द नेक्स्ट वन हियर इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? इवन इफ द प्राइस इज चेंजिंग the quantity supplied is not changing. It does not give any effect to the change in supply. So here the curve will look somewhat like this. ये हमारा x axis था, ये y axis था. So we can say that in perfectly elastic the supply curve is parallel to x axis. ठीक है. On the other hand, in case of inelastic the supply curve is
पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि द प्राइस इज चेंजिंग, द प्राइस इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ये प्राइस चेंज हो रहा है हमारा, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, बट द क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देन कम्स रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज होने के वजह से भी, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोट्स में कि इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर, ठीक है, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा है, चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। जितना प्राइस में चेंज आया उससे ज़्यादा आपका सप्लाई में चेंज आया। तो अगर मैं एक कर्व में इसे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, एक कर्व में मैंने इसे कन्वर्ट किया, आपने क्या देखें यहाँ पे कि प्राइस में कम चेंज है, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि प्राइस मेरा सपोज यहाँ पे था, प्राइस इतना सा ही घटा, या फिर प्राइस मेरा पहले यहाँ था और बढ़ के यहाँ पे हुआ, लेकिन मेरा क्वांटिटी जो था पहले ये था, अभी बढ़ के वो यहाँ हो गया, ठीक है। सो इफ़ आई जॉइन दीज टू लाइन्स, मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, पहला ये हो गया मेरा एंड दूसरा हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। सो द सप्लाई कर्व फॉर मी हियर इज अ लिटिल बिट फ्लैटर, ठीक है, ये फ्लैटर होगा, ये फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसे हम लोग ग्रेटर देन 1 कहते हैं। इन केस ऑफ इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी ये जो है ये इक्वल टू 0 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरा इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन कम्स रिलेटिवली, ठीक है, ये फ्लैटर होगा, ये फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि प्राइस में चेंज कम है, ये फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसे हम लोग ग्रेटर देन 1 कहते हैं। इन केस ऑफ इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी ये जो है ये इक्वल टू 0 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरा इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन कम्स रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज है, क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज है, ठीक है। उल्टा सिचुएशन है, इलास्टिक सप्लाई में जो चेंज था हमारा इन इलास्टिक में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कि ये हमारा सपोज प्राइस है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस चेंज होके वो, अच्छा सपोज ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है, चेंज होके प्राइस यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये सपोज P0 था, P0 एंड ये P1 है, इतना बढ़ गया। क्वांटिटी Q0 इतना था, चेंज होके खाली Q1 यहीं तक पहुंचा। सो हम लोग इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को अगर अपने ज्वाइन करते हैं, सो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज अ स्टीपर कर्व। थोड़ा सा स्टीप है, देखो ये ज़्यादा स्टीप है, इट इज़ रादर मोर, या फिर ऐसे अगर आप देखो, अगर ऐसे देखो तो आई कैन से दैट कि लेस इलास्टिक जो है या फिर इन इलास्टिक जो है इट इज़ नियर टू दिस, एंड जो मोर इलास्टिक है इट इज़ नियर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी तरह से पैरेलल था, ये पैरेलल से थोड़ी सी ऊपर है, ये भी पूरी तरह से वाई एक्सिस से पैरेलल था, ये वाई एक्सिस से थोड़ा सा कम पैरेलल है। पैरेलल तो है ही नहीं, कम पैरेलल ज़्यादा पैरेलल बोल के कोई बात नहीं होती है, लेकिन वो क्लोज है टू इन इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज
equal change in quantity supplied and quantity and price of the commodity. In that case we call it unitary elastic supply. So if I take it as an example, ये आपका ये यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. सो व्हेन इक्वल, सपोज ये यहाँ ये मेरा P0 था, P0 बढ़ के यहाँ पे हो गया P1 हो गया, और मेरा जो सप्लाई है वो यहाँ पे Q0 था, Q0 से बढ़ के आई बिलीव दिस इज इक्वल. आई होप, मेरे हाथों में उतनी स्केल जैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ड्रॉ इट एज क्लोज एज पॉसिबल. एनीवेज, तो ये दोनों जो कर्व है इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इफ आई ज्वाइन दीज टू लाइन्स टुगेदर, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग इज एक इक्वल कर्व. मतलब इसको हम लोग हाइपर पैराबोला बोलते हैं. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉट हाइपर पैराबोला, सॉरी, वो तो हम लोग यूनिट सप्लाई में देखते हैं, ठीक है, सॉरी डिमांड में देखते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड दीज टू लाइन्स आर इक्वल. इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है ना वो इक्वल है, एंड जिसके वजह से ये जो कर्व हमारा क्रिएट हो रहा है ना, ये भी आपका एकदम 45 डिग्री का कर्व तैयार होगा, ठीक है. सो ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक हो गया, ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं ना. देयर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स और देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिसाइड्स कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेरा कितना होगा, ठीक है. सबसे पहले जो इलास्टिसिटी का जो फैक्टर है विच गिव्स राइज टू चेंज इन इलास्टिसिटी इज नेचर ऑफ कमोडिटी. जो नेचर ऑफ कमोडिटी को लेके हम लोग डील कर रहे हैं उसके बारे में. सो नेचर ऑफ कमोडिटी में यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इफ द गुड इज ड्यूरेबल द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर. इफ द गुड्स आर पेरिशेबल then we have a lesser elastic supply curve, और elasticity of supply will be less than 1. तो यहाँ पे क्या समझाना चाहता है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया कि when you buy a durable product, for example a refrigerator or a computer or a sound system, ठीक है, और a camera or a mobile phone, these are all durable products. It means that once you buy these product, it will stay with you for a longer period of time. Whereas on the other hand, अगर सामान पेरिशेबल होता है तो पेरिशेबल का मतलब क्या हो गया कि ये सामान खराब हो सकते हैं, जैसे एप्पल, टमेटोज, ठीक है, पोटैटोज, ठीक है, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, ये सारे पेरिशेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. मिल्क and milk products. So when you buy this kind of product, it will stay with you, but not for as long as durable goods. तो इनका जो सप्लाई कर्व है इट विल बी इन इलास्टिक. इन इलास्टिक का मतलब क्या है, इवन इफ देर इज अ चेंज इन प्राइस. इन इलास्टिक क्या था, इन इलास्टिक क्या था, एक बार वापस हम लोग कर्व में जाते हैं, इन इलास्टिक का मतलब क्या था, लेस इलास्टिक. जहां पे ये रहा, ये जो है दिस इज आर इन इलास्टिक. मतलब इवन इफ द क्वांटिटी, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने से भी जो क्वांटिटी है उसमें कम ही चेंज आता है, क्वांटिटी में कम ही चेंज आता है. ये है फॉर पेरिशेबल गुड्स. क्योंकि आप सपोज मिल्क का दाम बहुत घट गया, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ अ लीटर से लेके 25 रुपीज़ अ लीटर हो गया. यू कैन स्टॉक इट, आप उसको स्टॉक कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन कितना रखेंगे आप कितना रख सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलोज, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते. वट आई मीन इज कि इवन इफ द प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स आर चेंजिंग, द क्वांटिटी सप्लाइड कैन नॉट चेंज ड्रास्टिकली, है ना, क्योंकि ये हर दिन का सामान हर दिन आता है, ठीक है ना. ऑन दी अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स जो होता है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है कि ये सामान आप आज खरीदें, ये आपके साथ बहुत दिन रहेगा, बहुत दिन आपके साथ रहेगा. ये एक मोबाइल फ़ोन हम लोग जब खरीदते हैं तो इट स्टेज विथ अस फॉर ओवर 2 years 3 years. व्हेन वी परचेज अ टेलीविजन इट स्टेज विथ अस फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इट स्टेज विथ अस फॉर ओवर 5 years 10 years, है ना. रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो 10 साल 15 साल तो रहते ही हमारे साथ. सो ड्यूरेबल गुड्स का क्या है, उसका इलास्टिक विल बी मोर देन 1. इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस जो है मोर इलास्टिक का मतलब क्या होता है. लेट अस अगेन गो बैक टू द डायग्राम्स दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू. हाँ, कि प्राइस में कमती चेंज है,
there is a lesser change in price, but the quantity supplied is changing more than the change in price. ठीक है, द कर्व विल बी फ्लैटर होगा, फ्लैट नहीं होगा, फ्लैटर होगा टू दी एक्स एक्सिस. तो ये ध्यान में रखना है. ठीक है, ये रीजंस भी ध्यान में रखना है. अच्छा, नाउ टाइम फैक्टर. In the long run period or in the long period, the elasticity of supply will be more. In the short period, the elasticity of supply will be less than 1. क्या है? देखो, longer period of time का मतलब क्या है कि you can postpone the supply. और आपका आज जो आपने सप्लाई किया है कल या परसों, वो तो बिक ही जाएगा मार्केट में. सो लॉन्ग रन में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 होता है. लेकिन शॉर्ट रन में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, सो पीरियड या फिर टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम जितना लंबा होगा इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा होगा, टाइम जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतना कम होगा. देन कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज. If there are more facilities, elasticity will be more. If there are less, elasticity will be less than 1. मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप जो भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उसका फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय दी सेलर, देन आप क्या करेंगे ना, यू विल टेंड टू बाय मोर. Even if there is a small change, you will tend to sell more, क्योंकि लोग ज़्यादा मांग रहे हैं आपका सामान को. Whereas on the other hand, अगर फैसिलिटी कम है तो फिर आप सामान को कम बेचेंगे, कम सप्लाई करेंगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. If the cost of production is more, the elasticity of supply will be less. अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मोर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीडिंग टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. अगर आपका सामान का दाम बढ़ गया या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से भी बावजूद आप हमेशा प्राइस को नहीं चेंज कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू टू चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एवरी स्मॉल चेंजेस. वॉट आई मीन हियर इज कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया आपका, सपोज लेबर का रेट्स बढ़ गया, या फिर वेज, या फिर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया, या फिर देर आर अदर फैक्टर्स. ठीक है, लैंड का प्राइसेस बढ़ गया, तो वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट के प्राइस में. ऑलवेज नॉट पॉसिबल. इन द लॉन्ग रन इट इज़ पॉसिबल डेफिनेटली, आप बाद में तो उसको दिखाएंगे ही, लेकिन इनिशियली हम लोग उसे नहीं करते हैं. ठीक है, सो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो द सप्लायर टेंड और द मैन्युफैक्चरर टेंड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वो थोड़ा अपना सामान को कम बनाता है, क्योंकि उसे अपना कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, उसे अपना कॉस्ट को घटाना होता है. whereas अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ, इन दैट केस मेरा जो इलास्टिसिटी है वो भी कम ही होगा, ज़्यादा होगा. इलास्टिसिटी विल बी ज़्यादा, बिकॉज माई गुड्स आर बिकमिंग लेस एक्सपेंसिव फॉर मी टू प्रोड्यूस. मेरे लिए सामान बनाना कम खर्चीला हो जा रहा है, और अगर कम खर्चीला हो रहा है तो मैं ज़्यादा सामान बनाऊंगा, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करने का कोशिश करूंगा. नेचर ऑफ इनपुट्स. नेचर ऑफ इनपुट्स का मतलब क्या हो गया कि इफ द इनपुट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट देयर इज अ मोर इलास्टिक सप्लाई, अदरवाइज लेस इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, अगर इनपुट्स जो है वो रेडीली अवेलेबल है, जो सामान को मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ वो सामान का इनपुट अगर मेरे पास ही अवेलेबल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो फिर आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी इन प्रोक्योरमेंट ऑफ दोज रॉ मटेरियल्स, दोज इनपुट्स. ठीक है, सो इफ द इनपुट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट देयर इज मोर इलास्टिक्स, अदरवाइज लेस इलास्टिक. तो अगर मार्केट में इनपुट ज़्यादा है तो मेरे लिए सामान बनाना ईजियर हो जाता है ना, सामान बनाना ईजियर हो जाता है. तो इनपुट अवेलेबल अगर होता है तो मैं सामान ज़्यादा बनाऊंगा, अगर नहीं तो फिर कम बनाऊंगा. रिस्क टेकिंग. इफ द एंटरप्रेन्योर टेक्स द रिस्क द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर, अदरवाइज लेस. देखो ऑब्वियसली हर बिजनेसमैन को, हर सप्लायर को रिस्क लेना पड़ता है, एंड इफ द रिस्क विच इज़ टेकन बाय द ओनर इज मोर तो फिर इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा.
we know that there are certain businesses in which the risk is more and the reward is also more. On the other hand, when the risk is less, the reward is also less. It is not always applicable. I'm just giving you a general purview. ठीक है, तो रिस्क अगर लेने का क्षमता, if the capacity of taking risk by the owner is more, in that case the elasticity of supply will be more than 1, otherwise less than 1. चलिए, लेट्स स्टार्ट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल. ठीक है, इक्वल. नाउ यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है? यहाँ पे इक्वल का मतलब है जब हम लोग, हमारा क्वांटिटी जो है इट इज़ नॉट चेंजिंग, हमारा प्राइस भी नहीं चेंज हो रहा है. ठीक है, जहाँ पे मार्केट में जितना सामान सप्लाई हो रहा है उतना ही मार्केट में डिमांड भी है. दैट इज़ वॉट एंड दैट इज़ व्हेन वी कॉल इट इक्विलिब्रियम. जो क्वांटिटी है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे. अगर प्राइस बढ़ जाता है या फिर अगर मार्केट में ज़्यादा सप्लाई किया जाता है तो फिर प्राइस विल चेंज. एंड अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम से कम सप्लाई किया जाता है देन ऑल्सो प्राइस विल चेंज. मेरा कहने का मतलब है कि एनी ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज. इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है और जहाँ पे हमारा क्वांटिटी और प्राइस नहीं चेंज हो रहा है. अगर मार्केट में फोर्सफुली ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाए तो फिर प्राइस को फोर्सफुली बढ़ाना पड़ता है. अगर मार्केट में डिमांड में चेंज आ जाए तो फिर डिमांड की वजह से प्राइस को भी फिर एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो साफ साफ दिया हुआ है, अबव according to the above diagram both demand and supply are equal at OQ level. So equilibrium price is determined as OP. At the price of P1 the supply is more than the demand. At the price of P2 the demand is more than supply. So P1 and P2 are not equilibrium prices. Equilibrium means constant price or unchanged price, but this equilibrium price also changed whenever there is a total change in demand and total change in supply. ये मैंने साफ साफ अभी बताया कि इक्विलिब्रियम जो है ये हमेशा नहीं स्टे कर सकता है. इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है ओइंग टू चेंज इन आइदर डिमांड और सप्लाई. सो अगर आप कहें, अगर आपका यहाँ पे लगे कि इक्विलिब्रियम हमेशा सेंटर में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर फॉलोइंग डायग्राम्स जहाँ पे नया नया इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है. ठीक है, ये केस 1 में बताया गया है व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट एंड द डिमांड इज चेंज्ड, हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. सो यहाँ पे देखो कि हमारा जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, डिमांड हमारा चेंज हो जा रहा है. सो डिमांड मेरा एक बार आगे तरफ बढ़ रहा है और एक बार पीछे तरफ आ रहा है. मतलब एट वन इंस्टेंस माई क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग एंड ऑन द अदर इंस्टेंस माई डिमांड इज डिक्रीजिंग. ठीक है, इसके वजह से मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसे भी एडजस्ट करना पड़ रहा है. ठीक है, उसे भी एडजस्ट करना पड़ रहा है. हाँ, जब हमारा डिमांड बढ़ा प्राइस में चेंज आया, जब हमारा डिमांड घटा प्राइस में चेंज आया. सो व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट इफ द डिमांड इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो इंक्रीज्ड. व्हेन द डिमांड इज डिक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो डिक्रीज. तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है. मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ा तो फिर हमारा जो है प्राइस भी बढ़ गया. ठीक है, हमारा प्राइस भी बढ़ गया. सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप सोचो कि सर डिमांड बढ़ने का मतलब है हमारा प्राइस घटता है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो, वी आर कीपिंग आवर सप्लाई कांस्टेंट. तो आप अगर साफ साफ एक चीज़ सोचो, सपोज मैं अनियन का एग्जाम्पल लेता हूँ. ठीक है, अनियन के एग्जाम्पल लेने की वजह से क्या साफ समझ में आता है कि अनियन में क्या होता है कि हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, सपोज मेरा सप्लाई जो है वो भी कांस्टेंट हो गया. अब अचानक से लोग ज़्यादा अनियन का डिमांड करने लगे, लेकिन हमारा सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो हमारा सामान है, जो हमारा जो डिमांड है वो बढ़ गया. तो वो डिमांड के बढ़ने की वजह से
हमें सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते अभी इंस्टेंटली, तो इन दैट केस प्राइस मजबूरन बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस वाज केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, यहां पे आपका डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, डिमांड मेरा यहां पे कांस्टेंट है, माई सप्लाई इज चेंजिंग। तो यहां पे डायग्राम में देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है ये मेरा कांस्टेंट एक ही लाइन है, लेकिन मेरा सप्लाई एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है। ठीक है, सो जब सप्लाई मेरा घट रहा है, कीपिंग द डिमांड कांस्टेंट, माय प्राइस इज चेंजिंग, and on the other hand, when keeping the demand constant, if my supply is increasing, my price is again changing. So at every change in demand or supply, I am getting a separate or a new equilibrium. ठीक है, so when supply is decreasing, my price is increasing, keeping the demand constant. On the other hand, when my supply is increasing, keeping the demand constant, my price is falling. So you have to keep very well these concepts in your mind कि क्यों हो रहा है, कब क्या हो रहा है. So ये diagrams को अच्छी तरह से practice करना है, अच्छी तरह से बनाना है, and then you will know कि किस situation में क्या हो रहा है. केस 3 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, when both demand and supply are changed in the same proportion, when both demand and supply are increased in same proportion, there must not be change in equilibrium price. Obviously जब आपका डिमांड और सप्लाई दोनों प्रोपोर्शनेटली अगर बढ़ता है तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, वो नहीं चेंज होगा. तो ये यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व D0 से D1 में पहुँच गया, एंड ऑन द अदर हैंड मेरा जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई में S0 से वो S1 में पहुंच गया. सो जब हम लोग नया इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट किए, E से E1 में जब हम लोग पहुंचे, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट कि जो प्राइस पहला ओरिजिनल प्राइस था जो P0 था वो P0 ही रहा. नया इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चेंज हुआ, लेकिन डेफिनेटली नया क्वांटिटी ज़रूर डिसाइड हो गया. प्राइस हमारा चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो डिमांड और क्वांटिटी बढ़ रहा है, दोनों ही प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो इन दैट केस व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इन दैट केस द प्राइस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट. Now let us come to case number 4, when there is a more change in demand and less change in supply. If there is a more change in demand and less increase in supply, that leads to increase in price. तो ये यहाँ पे अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि अगर मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गया लेकिन सप्लाई कम है, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम बढ़ गया, बहुत बड़ा, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरा D से D1 हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे सप्लाई भी मेरा बढ़ा, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन में बढ़ा. ठीक है, बहुत ही कम प्रोपोर्शन में बढ़ा. तो यहाँ पे जो मेरा नया इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगा, दैट प्राइस विल बी, मतलब दैट चेंज इन प्राइस विल बी लेस देन द चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ आपको DQ जो है वो आपका DQ जो है मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मतलब डेल्टा Q वो आपका ज़्यादा है देन DQ. अच्छा, ये मैं DQD कर देता हूँ. ठीक है, DQ ऑफ डिमांड एंड DQ ऑफ सप्लाई. ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि चेंज इन, ये रहा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है, क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज है. ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्राइस में चेंज होगा ना वो भी कम होगा. ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हुआ तो फिर ऑपोजिट मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है. अगर डिमांड मेरा घटता है और सप्लाई भी अगर घटता है सेम तरह से, मतलब ज़्यादा डिमांड घटा और कम सप्लाई घटा, तो फिर प्राइस जो है वो भी घटेगा लेकिन कम घटेगा एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी.
तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो सप्लाई है, यूजुअली सप्लाई ही डिसाइड करता है कि प्राइस कितना होगा। यहाँ पे सप्लाई में कम चेंज हुआ और प्राइस में भी कम चेंज होगा, डिमांड में जबकि ज़्यादा चेंज है। नाउ केस 5, इफ देर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन डिमांड। अब ये ऑपोजिट हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। अगर मेरा सप्लाई में ज़्यादा चेंज है और डिमांड में कम चेंज है, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस। बढ़िया। तो अगर आपका सप्लाई जो है वो बढ़ गया, डिमांड जो है वो आपका बढ़ा लेकिन कम बढ़ा, लेस, और जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ा, तो मार्केट में क्या हो गया ना, मार्केट में ज़्यादा स्टॉक हो गया। इट इज़ कॉल्ड ओवर स्टॉकिंग इन द मार्केट। आप खुद ध्यान से सोचो, आंख बंद करके आप सोचो कि मार्केट में सपोज लोग मांग रहे हैं 10 पहले मांग रहे थे, अभी वो लोग को 12 चाहिए। 10 यूनिट्स पहले अवेलेबल था, 10 यूनिट्स वो लोग पहले डिमांड कर रहे थे। नाउ द एंटायर मार्केट इज डिमांडिंग सपोज 15 यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल 15 यूनिट्स, बट जो सप्लाई है वो 10 से बढ़ के 30 हो गया। 5 एक्स्ट्रा चाहिए था, मार्केट में सप्लाई 20 एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसा सिचुएशन में द प्राइस विल फॉल, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द प्राइस विल फॉल। सी, ऑल दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट कि आप लोग अच्छी तरह से इसे ड्रॉ कर करके समझो। एवरी टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, draw them properly and then understand the concept. That will help you grab the concept in a better manner. Now case 6 is also given here. When the demand is increased and supply is increased, the new equilibrium price will be increased. In the same way, when the supply is increased and demand is decreased, the equilibrium price will be decreased. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर डिमांड आपका बढ़ता है, सप्लाई भी अगर बढ़ता है, तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी ऊपर की तरफ ही मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि सप्लाई इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड डिक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमें मिलेगा वो डिक्रीज में ही मिलेगा। चलो, नाउ तो यहीं तक था हमारा सप्लाई का ये पूरा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा से ये डायग्राम्स देखना है। दीज डायग्राम्स विल हेल्प यू ग्रैब ऑल द कॉन्सेप्ट्स whatever you have learned till now। सप्लाई के लिए, डिमांड के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।